अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। चक्रव्यूह का अंतिम द्वार, 7वां द्वार, 13 सीटें और 67 यानी 67 सीट्स पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुका है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव अब तक के इतिहास के सबसे शानदार चुनावों में से एक गिना जाना चाहिए और इस बार जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है वो भी असाधारण है और अब के पहले ऐसा कभी देखा भी नहीं गया है। आज की चर्चा इसी विषय पर होगी कि 67 सीटों पर क्या हो चुका है और बची हुई 13 सीटें जो मोदी और योगी के गढ़ की हैं, यानी बनारस रीजन और गोरखपुर रीजन, वहां की जनता ने क्या तय किया है। जो 6 में हुआ वही होगा या फिर ये इलाका कुछ और करने वाला है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का डिबेट में। और हम लोग अब चुनाव के आखिरी दौर में चल रहे हैं। ये चक्रव्यूह का अंतिम द्वार है। अंतिम द्वार से तात्पर्य ये 7वां फेज का चुनाव, 1 तारीख को इसका मतदान होगा। अब 2 बातें अहम हैं। 67 यानी 67 सीट पर अब तक चुनाव हो चुका है और 13 सीटें बाकी हैं। ये 13 सीटें हैं वाराणसी रीजन की, जो मिर्जापुर से शुरू होती हैं और जाती है देवरिया कुशीनगर, यानी मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लेकर, बिहार बॉर्डर से लेकर नेपाल बॉर्डर तक ये चुनाव है। बहनों भाइयों, पिछले चुनाव में इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त तूती बोल रही थी, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव हुए, इस क्षेत्र में बीजेपी को बहुत करारी चुनौती का सामना करना पड़ा। शायद यही समझते हुए ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को इंटैक्ट करने में कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी। बहनों भाइयों, लेकिन 2019-2022 के बाद मैंने जैसा पहले भी कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही असामान्य, बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में और बहुत ही असामान्य परिस्थितियों में लड़ा जा रहा है। और दोनों पक्ष ये क्लेम कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी भी ये बात कह चुकी है, समाजवादी पार्टी भी ये बात कह चुकी है। तो आपके मन में प्रश्न होगा, तो फिर लड़ कौन रहा है? दोनों का कहना है कि जनता चुनाव लड़ रही है और इस बात में बहनों भाइयों सच्चाई है। इस बार का चुनाव मैं क्यों कह रहा हूं असाधारण है? जनता लड़ रही है, जातियां लड़ रही हैं, मुद्दे लड़ रहे हैं, विचार लड़ रहे हैं, प्रत्याशी लड़ रहे हैं। नेताओं का नंबर सबसे बाद में है। बहनों भाइयों, दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस बार का चुनाव कोर इश्यूज पे लड़ा जा रहा है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि सांप्रदायिकता की आड़ में चुनाव हुए, धार्मिक आधार पर चुनाव हुए, ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव हुए, पाकिस्तान के आधार पर चुनाव हुए, तालिबान मुसलमान के नाम पर वोट हुए। जी नहीं। मीडिया में चाहे जो बातें हो रही हों, लेकिन ग्राउंड पर चुनाव मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। एक तरफ अचीवमेंट्स हैं और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ विपक्ष के वायदे और बीजेपी को सत्ता से हटाना। और जो जातिगत इक्वेशंस भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन के मामले में तय किए हैं, उससे कमतर अपोजिशन ने नहीं किए, कई जगह तो उससे बेटर भी किए। बीजेपी के प्रत्याशियों को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का उन प्रत्याशियों को सामना करना पड़ रहा है जो 2 बार 3 बार के चुने जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष के पास इस तरह का कोई बैगेज नहीं है और विपक्ष बहुत कंसोलिडेट होकर, फोकस करके इस बार का चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी की तरफ से 3 स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, स्टार प्रचारक, जिनकी सभाओं में भीड़ आ रही है और जिनको ह्यूज रिस्पांस भी मिल रहा है जनता का। अपोजिशन की तरफ से मायावती की रैलियों का कोई रिस्पांस नहीं है, सारा का सारा रिस्पांस अखिलेश यादव की रैलियों में मिल रहा है। और विशेष तौर पर चौथे चरण के बाद अखिलेश यादव का रिस्पांस लेवल जनता के बीच काफी ज्यादा बढ़ गया है। राहुल गांधी ने भी कुछ रैलियां की, उनको भी बहुत रिस्पांस मिला है, लेकिन उनकी रैलियां बहुत कम है। अब वो अंतिम दिन है, 29 तारीख को ये सब लोग इकट्ठे होंगे बनारस में, वहां रैली करके एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। तो बहनों भाइयों, जब मैंने कहा कि कोर इश्यूज चल रहे हैं,
संविधान आरक्षण चल रहा है, जातिवाद चल रहा है, जनता के बीच के मुद्दे चल रहे हैं। तो इस बार का जो मैंडेट होगा वो मैंडेट बिल्कुल स्पष्ट होगा, बहुत ही साफ होगा, पारदर्शी होगा। और मैं हमेशा कहता हूं, इस प्रदेश के जनता के सोचने के तरीके और इस प्रदेश की जनता की बुद्धिमत्ता, उनके राजनीतिक चातुर्य को बड़े से बड़ा पॉलिटिकल पंडित, बड़े से बड़ा नेता और बड़े से बड़ा विश्लेषक भी समझ नहीं सकता। जिस प्रदेश में हर चौराहे पर 10 नेता मिलते हों और हर गली में 2 लीडर हों, उस प्रदेश वो कितना पॉलिटिकल प्रदेश होगा, इसकी समझ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लाखों लोग जो इस वक्त अभी देख रहे हैं वो भी इस बात को बहुत बेहतर से समझेंगे। तो बहनों भाइयों, बनारस में क्या होगा सबको पता है, गोरखपुर में क्या माहौल है सबको पता है, लेकिन कहां कहां की सीटें फंसी हैं और कौन सी जातियां किस पार्टी की तरफ चढ़ रही हैं या किस प्रत्याशी की तरफ चढ़ रही हैं, अपने अपने फिक्स्ड वोट बैंक दोनों के पास है। और यह ऐसा फेज है जहां पर बीजेपी का एसिड टेस्ट अकेले नहीं है, अनुप्रिया पटेल का भी एसिड टेस्ट है। बीजेपी का अकेले का टेस्ट नहीं है, ओम प्रकाश राजभर का भी टेस्ट है। और 6वें चरण में निषाद पार्टी का एसिड टेस्ट हो चुका है। और इस दौर में समाजवादी पार्टी प्रोमिनेंट भूमिका में है। कांग्रेस उनकी अपेक्षाकृत बहुत कम सीटों पर चुनाव इस क्षेत्र में लड़ रही है। तो अब आपके मन में प्रश्न होना हो, जो सब लोग जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने क्या मैंडेट दिया, उत्तर प्रदेश का क्या जनादेश है, 67 सीटों पर क्या हो चुका है और ये 13 सीटों पर क्या होने वाला है। आज चर्चा इसी विषय पर। अब हम अपनी डिबेट्स में एक्सपर्ट्स को ज़्यादा बुलाएंगे, थोड़ा पॉलिटिकल लोगों को कम करेंगे, तो क्योंकि अब एक्सपर्ट्स की बारी है। चुनाव में हो गया, सब खूब बोल लिए, अब कुछ एक्सपर्ट्स को हम ज़्यादा अपने पैनल में रखना शुरू कर रहे हैं आज से, और उनकी ओपिनियन से और उनसे के जरिए हम समझेंगे कि क्या हो चुका है और इन 13 पे क्या होगा। कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। जो काशी के मन में है वही पूरे देश के मन में है। जो काशी सोचती है आज देश वही सोच रहा है। और काशी की सोच है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। इस बार जनता उनकी कहानी सुनना नहीं चाहती, उनके घिसे पिटे डायलॉग नहीं चल रहे हैं। ये बुरी तरह इस बार हारने जा रहे हैं। क्यूटो नहीं बना, क्यूटो के आसपास विकास नहीं पहुंचा। जो क्यूटो को विकास नहीं कर पाए वो पूर्वांचल का विकास क्या करेंगे।